हेलो बच्चों। आज अपन स्टार्ट करेंगे लिमिट वाला टॉपिक या लिमिट एंड डेरिवेटिव वाला 13 नंबर का एनसीईआरटी वाला चैप्टर। बहुत सारी कोचिंग्स में बच्चे लिमिट्स वाले टॉपिक को नहीं पढ़ाते हैं 11th क्लास में। मोस्टली पढ़ा दिया जाता है 12th क्लास में। तो बच्चे इससे सफर करते हैं कि हमें कहाँ पढ़ें, स्कूल में पढ़ें, कोचिंग का करें, कैसे करें। तो बच्चों, मेरे को तुम अपने जीवन का 1 घंटे का टाइम दो, मैं तुम्हारा लिमिट का पूरा चैप्टर कवर करवा दूंगा बिहाफ ऑफ एनसीईआरटी। वैसे तो लिमिट वाला चैप्टर बच्चों थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। इसके लिए अगर तुम्हें जेई मेन और एडवांस का पढ़ना है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रखा है। लेकिन अगर तुम केवल एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो, स्कूल के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट वीडियो है। तो आइए बच्चों, अपन करते हैं स्टार्ट लिमिट वाला चैप्टर। अपने नोटबुक और पेन को तुम निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं लिमिट वाला चैप्टर। बहुत ही आसान सा चैप्टर है बच्चों। इसमें तुम्हें मजा भी आएगा अगर तुम आईआईटी वगैरह का पढ़ते हो। एनसीईआरटी में बेसिकली क्या है कि जो लिमिट्स है ना, अभी लिमिट्स बताऊंगा मैं कि लिमिट्स का यूज कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। तो बेसिकली एनसीईआरटी 11th क्लास का 13 नंबर का चैप्टर निकाल लें। अभी अपन विद इन 1-2 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले एक मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आने वाला है तुम्हारे पास। तो बच्चों, सबसे पहले लिमिट का यूज तुम्हें करना ही तब है जब तुम्हारे पास इस तरह की फॉर्म बन रही हो। जब जीवन में 0/0 आए, इन्फिनिटी आए, 0 × इन्फिनिटी आए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आए, 1 की पावर इन्फिनिटी आए, 0 की पावर 0 आए, इन्फिनिटी की पावर 0 आए, तब तुम्हें लिमिट का यूज करना होगा। लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी में बच्चों बेसिकली 0/0 वाली फॉर्म गिवन है केवल। बाकी की ये फॉर्म एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। लेकिन आईआईटी की अगर बात करें तो उसमें तो सभी फॉर्म का यूज आता है। तो मोस्टली दो टाइप की फॉर्म ज्यादा फेमस होती है, 0/0 वाली फॉर्म और 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म। ठीक है बच्चों, इन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इस टॉपिक के अंदर ये टोटल 7 फॉर्म है। ये 7 फॉर्म जब भी आएगी तब तुम्हें लिमिट का यूज करना है, अदरवाइज तुम्हें लिमिट का यूज नहीं करना है। कोई मतलब नहीं है लिमिट का यूज करने का। तो सबसे पहले तुम एक बार इन फॉर्म को देख लो। 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0। अब देखने में कुछ कुछ बच्चों को तो लगता है अजीब सा कि सर 0/0 कितना होता होगा। 0/0 कहीं 1 तो नहीं होता कट कर, क्या इसकी वैल्यू 0 तो नहीं आ जाती, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तो नहीं आती, नोट डिफाइन तो नहीं होता। ऐसे अलग अलग मन में विचार आते हैं बच्चों। तो इसकी वैल्यू अगर नॉट डिफाइन हो रही होती ना तो इसको नॉट डिफाइन बोल देते लोग। लेकिन इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन ना होकर अनडिफाइन होती है, तो इसको थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल लूं कि 0 × 1 तुम लोगों ने पढ़ा होगा, 0 होता है। और 0 × 2 किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। हमने बेसिकली इस तरह के एक पढ़ा हुआ है कि x × y = अगर z है तो y = कितना हो जाएगा? z/x हो जाता है। सेम यहाँ पर बताओ, 1 = कितना होने वाला है? इसको ले जाएंगे नीचे, मतलब 0/0 होने वाला है। 0/0 की वैल्यू 1 आने वाली है। अगर यहाँ से 2 देखूं मैं तो ये भी 0/0 होने वाला है। तो 0/0 की वैल्यू 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, मतलब अलग अलग वैल्यू आ सकती है। इस वजह से बच्चों क्या करते हैं, कभी भी 0/0 की वैल्यू निकालते ही नहीं है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, अप्रोचिंग वैल्यू लगाते हैं। अप्रोचिंग वैल्यू किसको बोलते हैं, वही अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो तुम्हारी 11th की एनसीईआरटी में मैंने 4 पार्ट में इसको कैटेगराइज किया है। पहले तो तुम्हारा जो एक्सरसाइज है 13.1 वाली एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज में बच्चों तुम्हारे पास 4 टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले तो वो क्वेश्चन आएंगे जिसमें लिमिट का यूज ही नहीं होता। लिमिट का यूज नहीं होने का मतलब है इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं बनने वाली। दूसरा है कि इनमें से कोई ना कोई फॉर्म बनेगी इन तीनों के अंदर। इनमें से कोई ना कोई फॉर्म बनेगी, कौन सी बनेगी? 0/0 वाली फॉर्म बनने वाली है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा होगा, नोट यूज लिमिट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे जब इसका यूज नहीं हो रहा होगा। फिर पढ़ेंगे अपन सेकेंड पार्ट फैक्टराइजेशन वाला, कि फैक्टराइज कैसे निकाला जाए, या फिर उन क्वेश्चनों को फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सोल्व करते हैं।
या फिर उन क्वेश्चनों को फॉर्मूला बेस, कुछ फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चंस होते हैं उनसे सोल्व करेंगे, और कुछ टाइप के होंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस। मतलब एक में तो लिमिट का यूज होना ही नहीं है, और जिनमें लिमिट का यूज होना है उनको तीन कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। पहला है कि फैक्टराइजेशन से सोल्व हो जाते हैं, दूसरा है जो फैक्टराइजेशन से सोल्व नहीं होते वो फॉर्मूले से सोल्व होने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मूले भी लिखवाएंगे अभी, केवल दो ही फॉर्मूले हैं बस। फिर उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव टाइप के, है ना। डिस्क्रिप्टिव टाइप का मतलब होता है कि वो तुमसे पूछेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, या कुछ अननोन दे दिए जाते हैं उनकी वैल्यू निकाली जाती है। तो आइए बच्चों अपन चलते हैं पहली वाली एक्सरसाइज 13.1 में। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये तुम बता सकते हो? कुछ कुछ बच्चों को तो पता लग चुका है कि ये क्वेश्चंस के नंबर लिखे हुए हैं कि 1 2 3 4 9 11 टाइप के जो क्वेश्चंस है वो इससे रिलेटेड है, मतलब जिनमें लिमिट का यूज नहीं हो रहा। 7 8 12 फैक्टराइज वाले हैं, और ये जो नंबर लिखे हुए हैं जिसमें मोस्टली टिग्नोमेट्री का यूज आने वाला है, जिसमें क्वेश्चन में टिग्नोमेट्री दिखाई दे तुम्हें तो उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। वो भी देखेंगे, अभी बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन 99% बन जाता है। ठीक है, और 23 से 32 के जितने भी क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी वाली एक्सरसाइज। तुम्हें पता चल ही चुका होगा कि चार कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहली वाली जो कैटेगरी है वो हम पढ़ने वाले हैं कि जिसमें लिमिट का यूज नहीं होता। लिमिट का क्यों यूज नहीं हो रहा? क्योंकि जो 7 टाइप्स के अपन ने फॉर्म लिखी थी, 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, उनमें से कोई भी फॉर्म मैच नहीं करती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है लिमिट एक्सटेंड्स टू 3। लिमिट का ये मतलब होता है बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू 3 का ये मतलब होता है, इसका बेसिकली दो मीनिंग होते हैं। एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। पहले लिमिट पढ़ते हैं अपन धीरे धीरे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, वही एलएचएस आरएचएस की तरह ही है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड लिमिट का ये मतलब होता है बच्चों कि 3 में से कुछ नंबर को माइनस करना, और राइट हैंड लिमिट का मतलब है 3 में कुछ नंबर को ऐड कर देना। अगर x टेंस टू 3 लिखा हुआ है इसका मतलब 3 नहीं है एग्जैक्ट, या तो 3 से थोड़ा ज्यादा है या 3 से थोड़ा कम है। अगर x इक्वल टू 3 हो रहा होता तो यहाँ इक्वल टू का साइन लिखते हो, इस तरह से एरो लगाकर नहीं लिखते। तो अगर x, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे x एरो 3 नहीं, x टेंस टू 3, टेंस टू 3 ऐसे हम पढ़ेंगे, x टेंस टू 3। तो बच्चों अभी हमारा लिमिट का यूज नहीं आ रहा, तो तुम इसके अंदर कोई चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट है वो हम 4 टाइप की जो कैटेगराइज थी डिस्क्रिप्टिव फंक्शन उसमें यूज करेंगे। उसके अलावा किसी में भी तुम्हें ये चीज यूज करने की जरूरत नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग चलते चलो, तुम्हें फुल मार्क्स दिलाऊंगा मैं। अब देखो इसमें क्या है, देखो एक्स की जगह 3 पुट करा, तो 3 पुट करने पर 3 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। क्या इसमें कोई भी फॉर्म बनी? 7 टाइप की जो लिखाई थी मैंने, 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, नहीं बन रही। तो बस इसका आंसर 6 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, 6 लिख देना है। जो पहले टाइप की कैटेगराइज है इसके कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, बस ये तुम्हें समझाने के हिसाब से बनाई रखी है उन लोगों ने। जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पर पाई पुट कर दो, तो पाई पुट करेंगे तो कितना आ रहा होगा? पाई -22/7। अगर तुम पाई की वैल्यू 22/7 भी पुट कर देते हो तब भी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। लेकिन 0/0 तो नहीं आया, तो तुम या तो पाई -22/7 लिख दो या 0 लिख दो। यहाँ पर आर लिखा हुआ है, तो आर की वैल्यू टेंस टू 1 है, मतलब आर की वैल्यू 1 पुट कर देंगे बच्चों, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर पाई हो जाएगा। बस यही आंसर है, तुम्हें ऐसे ही लिखते जाना है। आसानी लग रहा है लिमिट? जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 0 पुट करने पर कितना आ जाएगा? ऊपर b, नीचे कितना हो जाएगा? 1। तो b आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह से मैंने 1 2 3 ले लिए हैं, कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं जो सिमिलर टाइप के थे। तुम देख लेना वहां पर ऊपर मैंने बना रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन है। बेसिकली जिसमें वो 7 टाइप की फॉर्म नहीं यूज आती उनको नॉट यूज लिमिट बोला जाता है, और ये पेपर में नहीं आते। जैसे 11 भी एक क्वेश्चन है जिसमें भी तुम वैल्यू पुट करोगे तो उसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस फैक्टराइज वाले, 2 टाइप के। फैक्टराइज में क्या करना होता है बच्चों, तुम्हारे हमेशा 0/0 फॉर्म बनी रही होगी यहाँ पर।
या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रही होगी, ठीक है, या 0 × इन्फिनिटी बन रहा होगा, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा होगा, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा होगा, 0 इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, ये फॉर्म बन रही होगी, है ना। अब तुम्हें लिमिट का यूज करना है। लेकिन मैंने जैसे कि पहले बताया कि 0/0 वाली फॉर्म ही हमारे सिलेबस में दी हुई है एनसीईआरटी में, तो इसी पर ही फोकस करा जा रहा है। अब मैं एक बार इसमें x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ। देखो यहाँ 2 पुट करो तो 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12, -2 -10, और नीचे भी हो गया 4 - 4, ऊपर हो गया 12 - 12 0, नीचे भी 0 आ गया। तो अब 0/0 फॉर्म बनना स्टार्ट हो गई, मतलब इसमें लिमिट का यूज होगा। लिमिट का यूज होने का मतलब है कि अब तुम अगर इसके फैक्टराइज हो जाते हैं तुम लोगों से, तो इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व कर लो, ठीक है। बस यही कहानी है और कुछ नहीं है। तो फैक्टराइजेशन से कैसे सोल्व करें बच्चों, देखो ऊपर के फैक्टराइजेशन करने पर 30 हो रहा है तो 5 और 6 फैक्टराइज हो जाएगा, -6x + 5x - 10, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी। और नीचे लगा देंगे a+b a-2, a² - b², ठीक है। अब ऊपर से कॉमन आ रहा होगा तो इसको तुम कॉमन ले लो, तो 3x कॉमन आ जाएगा तो x - 2, +5 कॉमन आ गया तो x - 2। कोई नहीं, मैं नीचे लिख देता हूं अगर नहीं दिख पा रहा तुम्हें। तो यहां से आ गया बच्चों x - 2 अपॉन 3x + 5, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद ये लिखा हुआ आ रहा है। अब जब भी तुम इसे फैक्टराइजेशन करोगे, अभी अगले वाले जो पढ़ेंगे ना कैटेगराइज, उसमें फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा होगा, लेकिन अभी फैक्टराइजेशन हो रहा है तुम लोगों से, तो फैक्टराइज करके इनको कैंसिल आउट कर दो। x - 2 से x - 2 कट गया। जब भी तुम कोई चीज काटो तो उसके बाद फिर लिमिट x → 2 लगाएंगे। साथ साथ पे लगा सकते हो, इनके साथ साथ लिखते जा सकते हो। लिमिट x → 2 है ना, ये तो साथ साथ चलेगा इसे ही। अब फैक्टराइजेशन होने के बाद कट जाता है, कटने के बाद तुम फिर 2 पुट करो इसमें। तो देखो यहाँ 2 पुट करोगे तो 3 + 2 6, +5 कितना हो जाएगा, 11, और नीचे भी कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 11। तो इसका आंसर आएगा 11/4, और पहले कितना आ रहा था, 0/0। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन करने से वो जो 0/0 बनता है वो कैंसिल आउट होकर कुछ अच्छा सा आंसर आ जाता है। जैसे इसमें 3 पुट करो बच्चों, यहाँ 3 पुट करने पर कितना आ रहा होगा, 3 पुट करेंगे तो 3 की पावर 4 81 होता है, 81 डिवाइडेड बाई 9 × 18 - 15 - 3। तो तुम इसको देखोगे तो 0/0 वाली फॉर्म बन गई। लेकिन अगर हम इसके फैक्टराइजेशन करें, फैक्टराइजेशन कैसे करें बच्चों, एक्स स्क्वायर को स्क्वायर लिखते हैं, x की पावर 4 को, इसको लिख देंगे 9 का स्क्वायर, 81, और नीचे भी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। कितना हो जाएगा अपने पास, 3x - 2x, नहीं ये 6x होगा यहाँ पर, है ना, माइनस का 6x प्लस 1x - 3। अब ऊपर तो हो जाएगा बच्चों x² - 9, x² + 9, नीचे हो जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा तो x - 3, और 1 कॉमन आ जाएगा तो x - 3। फिर लिख लेंगे x + 3 x - 3, x² + 9, x - 3 और 2x + 1, इससे कैंसिल हो गया ना। अब x की जगह पर तुम्हें क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। 3 पुट कर देंगे तो 6 × 6 + 9 15 अपॉन 6 + 1 7। तो ये हो गया बच्चों 90/7। देखो पहले 0/0 बन रहा था, अब क्या आ गया फैक्टराइज के बाद 90/7 आ गया, ठीक है। अब और भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, और देख लेते हैं। जैसे इन्होंने ये लिखा हुआ है -2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो -1/2 + 1/2 डिवाइडेड बाई -2 + 2, ये कैंसिल आउट होकर कितना आंसर आ रहा है बच्चों, 0/0 आंसर आ रहा है। लेकिन अगर तुम इसका एलसीएम ले लो पहले, है ना, इसमें तो फैक्टराइज की जरूरत नहीं है, एलसीएम भी ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पर आ जाएगा x + 2 या 2 + x, और नीचे कितना है, x + 2। ऐसे लिख देंगे, डायरेक्ट एक स्टेप छोड़ दिया ना, नीचे वाला घूम कर वापिस वहां आ जाएगा। तो x + 2 से x + 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
1/2x आया ना। अब 1/2x को क्या करो, x की वैल्यू -2 पुट कर दो तो -1/4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आया फाइनली -1/4। आसान आसान ही लग रहा है। अब है बच्चों तुम्हारे पास, देखो कितनी जल्दी जल्दी कैटेगरी खत्म हो रही है, मतलब नॉर्मली क्वेश्चन है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, सारे हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आया बच्चों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जो फैक्टराइज नहीं हो सकते। पहले तो हमें कोशिश करना है कि फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन से हो जाता है तो बेस्ट है, नहीं होता तो ये वाला तरीका यूज लगाएंगे। लेकिन मैं जब बच्चों तुम्हें 12th क्लास में पढ़ाऊंगा तो बेसिकली वहां पर स्कूल की बाउंडेशन नहीं होती है, फिर ओनली एक फॉर्मूला होता है, उसको लेबनिज थ्योरम बोलते हैं। उस फॉर्मूले से तुम्हें कुछ नहीं करने की जरूरत, ना फैक्टराइजेशन करने की जरूरत, ना फॉर्मूला लगाने की जरूरत, बस तुम वो थ्योरम लगाओ और उसी से आंसर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या है बच्चों, अभी उसको स्कूल के एग्जाम में यूज नहीं कर सकते, है ना। मैंने कई बार बच्चों को बताया, लेकिन स्कूल के टीचर उसको कट कर देते हैं और उसके कोई मार्क्स नहीं आते, जबकि आंसर तो सही आ रहा होता है। तो मैंने इस साल सोचा है कि नहीं यार, अब मेरे को मेथड नहीं बताना, वो 12th में जाएंगे या अलग से पढ़ना होगा किसी बच्चे को, तो तुम कमेंट करके बता सकते हो कि नहीं सर हमें लेबनिज थ्योरम भी पढ़नी है, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का यूज होता है। और अगर स्कूल के तरीके से करना है तो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, इसी तरह से तुम्हें 1 बाय 1 स्टेप लिख कर आना है, तभी मार्क्स मिलने वाले हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है बच्चों, है ना, एक दो फॉर्मूले हैं बेसिकली, तीन लगा लो, है ना, तो उन्हीं से तुम्हारा काम हो जाएगा। होने में तो दो ही है, लेकिन उनको मॉडिफाई करके तीन बना दिया गया है। जैसे लिमिट एक्स टेंस टू ए है, तो बच्चों यहाँ ए की वैल्यू पुट करो तो ए रेस टू पावर एन माइनस ए रेस टू पावर एन कितना हो जाएगा, 0। और नीचे पुट करेंगे तो ए माइनस ए क्या हो गया, 0। तो पहली तो ये क्या हो रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर नहीं बन रही होती तो नॉट यूज लिमिट लगा देते। ठीक है। अब तुम्हें ध्यान रखना है कि x की पावर n माइनस कोई कांस्टेंट आ रहा हो यहाँ पर a की पावर n, दोनों की पावर सेम आनी चाहिए, डिवाइडेड बाई बिना पावर के दोनों लोग आने चाहिए, x माइनस ए आना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा n a की पावर n-1, n a की पावर n-। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, x की पावर 5 - 1 अपॉन x-1। ठीक है। और लिमिट x टेंस टू 1 लगा दिया। अब 1 पुट करेंगे तो पहली बात तो 0/0 होना चाहिए, तो 1 पुट करते ऊपर वाला भी 0 नीचे वाला भी 0। पहले तो तुम्हें ये चेक करना है कि 0/0 है या नहीं है। और उसके बाद जैसे यहाँ पर दोनों की पावर सेम तो नहीं है, लेकिन 1 की पावर क्या लिखी जा सकती है बच्चों, 5 लिखी जा सकती है। तो 1 की पावर 5 लिखती है, तो इसका आंसर कितना होगा, पहले पावर मतलब 5, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, ये 1, और ऊपर लिख देंगे 5-1, मतलब 1 की पावर 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह से लिख दिया जाता है, जैसे x की पावर n माइनस ए की पावर n, x की पावर m माइनस ए की पावर m। जबकि मैंने तो लिखा था यहाँ नीचे बिना पावर वाला होना चाहिए। तो तुम्हें क्या करना है इस केस में, कि इसको x की पावर n माइनस ए की पावर n को क्या चाहिए, डिवाइड में x माइनस ए, तो इसको x माइनस ए से डिवाइड कर दो। ठीक है। अब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ऊपर, या तो ऊपर मल्टीप्लाई करो या यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, कैंसिल आउट होकर वापस वही बन जाएगा। तो इसको भी वो चीज मिल गई और नीचे वाले को भी क्या मिल गया, दोनों की पावर सेम सेम है, तो इसको भी x माइनस ए चाहिए था। तो बेसिकली ऊपर वाले का तो आंसर कितना आ जाएगा, n a की पावर n-1, और नीचे वाले का भी आंसर कितना आ जाएगा, पावर m और a की पावर m-1। तो मैंने ये वाला आंसर यहाँ लिखा। ठीक है, समझ आ रहा होगा सेम, नीचे वाला और ऊपर वाला, ऊपर आए चाहे नीचे आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फॉर्मूला ये लगने वाला है। यहाँ पर वही लगाएंगे, लिमिट एक्सटेंस टू ए वाला जो मैंने लिखना भूल गया था। पहले तो 0/0 फॉर्म तो होनी चाहिए। अब इसके बाद आता है बच्चों सेकंड वाला फॉर्मूला, ये इसी का मॉडिफाइड था। अब सेकंड वाले फॉर्मूले में क्या करना है, जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स अपॉन एक्स। तो इसमें 0 पुट करो, 0 पुट करा तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0, और नीचे वाला भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 कितना हो जाएगा बच्चों, एक फॉर्म आ गई। अब तुम्हें ध्यान रखना है कि साइन एक्स अपॉन एक्स आए तो उसका आंसर कितना होने वाला है, 1।
लेकिन पहला एक तरीका तुम्हें पता होना चाहिए कि 0/0 होना चाहिए। तो अब बेसिकली कैसे याद रखते हैं इसको? याद रखने का ये तरीका है कि एक तो 0/0 फॉर्म हो, और दूसरी बात है कि साइन के पास ही जो मसाला लिखा हुआ है वही मसाला यहाँ होना चाहिए। जो एंगल यहाँ लिखा हुआ है वही एंगल यहाँ पर होना चाहिए। सेम सेम मसाला होना चाहिए, तभी आंसर 1 आ रहा होगा। जिसका जैसे इसका एक एग्जांपल मैं बताऊं, लिमिट की कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट 0 आए, 1 आए, π/2 आए, कुछ भी आए, लेकिन 0/0 बन जाना चाहिए। जैसे हमने लिखा लिमिट x टेंस टू 1 साइन x-1 अपॉन x-1। अब 1 पुट करा तो साइन 0 0 हो जाएगा बच्चों, x की जगह पर, और 1 यहाँ पुट करा तो नीचे वाला भी 0 हो जाएगा। तो 0/0 तो बन रहा है। और ये देखो दोनों का मसाला सेम आ रहा है, x-1 सेम आ रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अभी जरूरी नहीं है कि साइन एक्स अपॉन एक्स आए, अगर एक्स अपॉन साइन एक्स भी आ जाता है, एक्स अपॉन साइन एक्स भी आ जाता है, तब भी इसका आंसर कितना होने वाला है? 1 ही होगा बच्चों। आंसर कितना होगा? 1 ही होने वाला है। इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहाँ तो चेंजेस हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर उल्टा हो जाएगा ऊपर वाले में। ये समझ में आ रहा है? जैसे एक और एग्जांपल दूं मैं तुम्हें कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन x लिखा हुआ है। अब 0 पुट करने पर साइन 0/0 तो बन गया, लेकिन यहाँ पर जो मसाला आ रहा है, क्या वो मसाला यहाँ पर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसको किसकी जरूरत है? नीचे वाले को 3 की जरूरत है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो अब जाकर इस पूरे का आंसर कितना आने वाला है? 1। अब 1 इंटू 3 मिलाकर कितना आंसर हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो अब इसी तरह से एक और सेम फॉर्मूला है 10x वाला, कि 10x में भी 0 पुट करने पर 0/0 बनना चाहिए। ठीक है? और इन दोनों का मसाला सेम होना चाहिए। अगर मसाला सेम है और 0/0 है तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अगर तुम्हारे पास ऐसे है जैसे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है और लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका आंसर कितना आ रहा होगा? अंदर वाले का 1 आंसर आ रहा होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ऐसे स्क्वायर आ जाए तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें तो साइन एक्स अपॉन एक्स बना लेना है बस। ठीक है? तो इन्हीं फॉर्मूला पे बच्चों कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। कंडीशन क्या है कि 0/0 फॉर्म बननी चाहिए, है ना? तो सबसे पहले अपन उठाते हैं तुम्हारे एनसीईआरटी का 10th नंबर वाला क्वेश्चन। ये 10th नंबर वाला क्वेश्चन जो मैंने ABCD 4 फॉर्मूले लिखवाया, उसमें बी कैटेगरी का फॉर्मूला है। ठीक है ना? बी कैटेगरी का मतलब बी कैटेगरी नहीं है, बी कैटेगरी का मतलब है सेकेंड नंबर का फॉर्मूला जो अपन बात कर रहे थे। कौन सा वाला फॉर्मूला बात कर रहे थे? कि एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स की पावर m माइनस ए की पावर n वाला। इसको लिख सकते हैं ए की पावर n-1 और m ए की पावर m-1। तो इसी फॉर्मूले में क्या करा? सबसे पहले तो 1 पुट करा, तो 1 की पावर 1/3 1 होता है, 1 में से 1 गया तो 0, नीचे भी 0 आ जाएगा। तो जब 0/0 फॉर्म हो गया तो तुम्हें क्या करना है बच्चों? इस तरह से ये फॉर्मूला लिखना है x टेंस टू a। ये फॉर्मूला लिखकर नहीं आओगे तो तुम्हारा नंबर वैसे भी कट जाएंगे। फॉर्मूला जरूर लिखने हैं कि कौन सा फॉर्मूला को बेस बनाकर तुम सोल्व कर रहे हो। तो अब इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, इसमें a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो इसको सोल्व करेंगे पहले तो पावर n की जगह क्या लिख देंगे? 1/3, क्योंकि पावर 1/3 लिखी जा सकती है, इसकी 1/6 लिखी जा सकती है। तो तुम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? तो ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। क्या लगाएं? पावर में पहले 1/3, 1 की पावर 1/3 -1 अपॉन 1/6, 1 की पावर 1/6 -1। तो 1/3 1 की पावर हो जाएगी -2/3, 1/6 1 की पावर -5/6। अब इनको कितनी पावर लगाओ दोनों में सेम ही आंसर आएगा। 1 की पावर कुछ भी लिखो, मतलब इसका फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? अब हम करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में मैंने बताया था कि x की वैल्यू 0 पुट करने पर 0/0 आ ही जाएगा। लिख लो आराम से सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो जो मसाला है यहाँ पर, वो मसाला तो नीचे नहीं आ रहा, यहाँ ax आ रहा है, यहाँ bx आ रहा है। तो b इंटू एक्स है, तो तुम क्या कर दो? इसको a से मल्टीप्लाई करके इसको x बना लो, b को हटा दो थोड़ी देर के लिए।
अब a को मल्टीप्लाई डिवाइड किया है इसके साथ, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों ये वाला पोर्शन मिलकर कितना बन जाएगा? इसमें तो साइन एक्स के साथ जो मसाला है वो मसाला नीचे लिखा है, मतलब इसका आंसर तो 1 होने वाला है। ये तो 1 हो जाएगा, ऊपर a बचा हुआ है, नीचे b बचा हुआ है, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? a/b। अब इसके लिए तुम क्या लिखोगे साइड में कि हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x वाला, ये फॉर्मूला तुमने अप्लाई करके 1 लिखा हो, बस ऐसे लिख देना। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर साइन ax अपॉन साइन bx आ रहा है, तो साइन ax अपॉन bx, x को कौन सा मसाला चाहिए? x वाला, तो मैंने x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर क्या करा, इसको bx चाहिए साइन को, तो इसको bx से कर दिया। अब ये दोनों मिलकर तो कितने हो जाएंगे? 1। बहुत बढ़िया। ये दोनों मिलकर भी कितने हो जाएंगे? 1। बहुत बढ़िया। x से x भी चल बसा, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों? a/b आंसर आ जाएगा। ठीक है। सेम ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रखा है हम लोगों ने, है ना, लिख देना कि ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकाला है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लग भी रहा होगा तुम लोगों को, है ना। अभी धीरे धीरे इंटरेस्ट भी चलता चलेगा। अब बच्चों इसमें क्या है, 15 वाला है ना, इसको तुम इम्पोर्टेंट लगा दो। ये येलो कलर से इसलिए लिखा है मैंने ताकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसमें है मोस्टली जेई मेन में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, थोड़ा सा और टफ होकर आता है, और एनसीईआरटी में भी पूछे जाते हैं। तो अब इसमें मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड, दो मेथड लगा रखे हैं मैंने। एक मेथड तो क्या बोलता है कि देखो पाई पुट करने पर पाई माइनस पाई 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, तो 0/0 बन रहा है। तो 0/0 बनने के बाद तुम्हें क्या देखना है कि मसाला सेम आना चाहिए। यहाँ पाई माइनस एक्स आ रहा है, यहाँ पाई माइनस एक्स आ रहा है, तो ये दोनों तो सेम सेम होकर इस पूरे का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 1। अभी क्या था ना अपन, एक साइन x-1 अपॉन x-1 वाला, इसका तो आंसर 1 आ जाएगा। मेथड फर्स्ट को अपन उस तरीके से कर रहे हैं फॉर्मूला बेस पर, और नीचे कितना लिखा हुआ है? पाई, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/पाई। फिर लिमिट को हटा देंगे, कोई जरूरत नहीं लिखने की। और मेथड सेकंड में क्या करना होता है बच्चों, तो जब जेई मेन में आता है तो डायरेक्ट इस तरह से मसाला सेम नहीं बन पाता, तो उसके लिए एक मेथड है कि जो ये पाई लिखा होता है टेंस टू पाई, उस पाई को हम या तो पाई प्लस एच लिख देते हैं या पाई माइनस एच लिख देते हैं, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लिख दो। ठीक है। अभी तुम्हारा काम अगर पहले से चल रहा है तो चला लो, लेकिन फिर भी देख लो एक बार, क्या तो पाई प्लस एच लिख देंगे या पाई माइनस एच लिख देंगे, कोई भी एक चीज लिख दो पाई की जगह पर। और जो लिमिट है उसको लिख दो। अब लिमिट पाई नहीं रहेगी, अब लिमिट हो जाएगी एच टेंस टू, सॉरी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या थी, मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाए तुम्हें। जैसे x इक्वल टू पाई तो नहीं है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, या तो पाई से थोड़ी बड़ी है, या तो पाई प्लस एच होगा, या x की वैल्यू क्या हो रही होगी? पाई माइनस एच हो रही होगी। x टेंस टू पाई का मतलब, अब यहाँ पर जो लिमिट है ना वो x टेंस टू पाई नहीं होगी, किसकी वैल्यू होगी? h टेंस टू 0 लिखना पड़ेगा। बस तुम्हें दो चेंजेस करने हैं और तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है। x की जगह पर क्या लिखना है? पाई की जगह पे नहीं, x की जगह पर पाई प्लस एच लिखना है और पाई माइनस एच लिखना है, दोनों में से कोई भी एक चीज लिखनी है। और लिमिट h टेंस टू 0 लिखना है, x टेंस टू पाई की जगह पर h टेंस टू 0 लिखना है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0, h का मतलब x की तरह ही काम कर रहा है, साइन पाई की जगह लिख देंगे पाई, और x की जगह पर क्या लिख देंगे? पाई प्लस एच, मैं पाई प्लस एच लिख रहा हूं तो पाई माइनस एच आ जाएगा। तुम पाई माइनस एच भी लिख सकते हो, जो भी तुम्हारा दिल करे, आंसर सेम ही आएगा। पाई, और यहाँ पर लिख देंगे पाई माइनस एच, पाई से पाई कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो बच्चों ऊपर कितना आया? ऊपर आ रहा है साइन माइनस एच, और नीचे आ रहा है पाई इंटू माइनस एच। अब देखो फिर मसाला सेम हो रहा है, तो मसाला सेम हो जाए और उस पूरे का आंसर 1 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ रहा है? 1/पाई। ये भी एक टेक्निक होती है, लेकिन थोड़े से टफ क्वेश्चंस के लिए यही लगेगा। जब तुम्हारा फॉर्मूला नहीं लग रहा हो तो फिर तुम्हें ये वाला काम करना है। अब ये वाला काम कब करना है, तो ये याद रखने के लिए तुम्हें ये याद रखना है ना। क्या याद रखना है तुम लोगों को? कि x टेंस टू पाई आ जाए, पाई आ जाए, पाई/2 आ जाए, 3 पाई/2 आ जाए, है ना, ये याद रख लो, तुम्हारे लिए जेई के लिए भी काम आएगा।
जब x की वैल्यू कुछ पाई की फॉर्म में आ रही हो, π/2, 3π/2, इस तरह की 2 पाई ऐसे आ रहा हो, तब तुम्हें ये वाला काम करना है। लेकिन x की वैल्यू 0 0 ऐसे कुछ आ रही हो, तब तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। फिर मेथड फर्स्ट से तुम्हारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अक्सर देखने को मिला है कि एक्सटेंस टू π/2 देते हैं, ऊपर टेन लिख देते हैं, कोट लिख देते हैं, साइन लिख देते हैं, तब तुम्हें ये वाला मेथड यूज करना है। फिर उस केस में तुम्हें पाई/2 लिखा हुआ है तो π/2 प्लस एच कर देना, या π/2 माइनस एच कर देना। दोनों में से किसी को भी यूज कर लो, आंसर सेम आता है। जैसे अगले क्वेश्चन में तुम्हें ये वाला पुट करके दिखा दूंगा। अब यहाँ एक्सटेंस टू जीरो आ रहा है बच्चों, तो पहले तुम्हें चेक करो कि 0/0 है या नहीं है। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करी, तो कोस 0 अपॉन पाई। तो कोस 0 कितना होता है, 1/पाई। देखो बच्चों 0/0 तो बना ही नहीं है, तो ये कौन से टाइप का हो गया, नॉट यूज लिमिट टाइप का क्वेश्चन हो गया, हमने जो पहली कैटेगरी पढ़ी थी। ठीक है, 1/पाई वाला। तो इसमें कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फिर ना फैक्टराइज करने की जरूरत है। जब 0/0 नहीं बन रहा तो कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखो, और ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं पेपर में। जैसे इस क्वेश्चन में पुट करोगे तो कोस 0 कितना होता है, 1, और 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। नीचे भी 0 पुट करेंगे तो कोस 0 1, 1 - 1 0, तो 0/0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 0/0 होते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन कोस का तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा हम लोगों ने। लेकिन हम लोगों ने एक चीज पढ़ रखी है फॉर्मूलों में, टिग्नोमेट्री में, कि 1 - cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, 2 sin² थीटा के इक्वल होता है। अगर 1 - cos 2 लिखा हुआ है, हाफ एंगल हो जाता है, तो 2 sin² थीटा/2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है बच्चों, तुम से माइनस कॉमन निकाल लो, तो 1 - cos 2x हो जाएगा ये वाला, और नीचे वाला हो जाएगा 1 - cos x। माइनस से माइनस कट गया, और यहाँ लिमिट एक्सटेंस टू जीरो तो लिखा हुआ है आगे का, वो लिखते चलो बार बार। अब 1 - cos 2x को क्या लिख देंगे, 2 sin²x, और इसको लिख देंगे 2 sin²x/2। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर को क्या चाहिए होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर चाहिए होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं अपन, एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आया ना, बेसिकली आया क्या है, साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, नीचे तो था नहीं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तुम्हें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड में साइन स्क्वायर x/2 आ रहा है, तो साइन स्क्वायर x/2 को साइन x/2, और उसको क्या चाहिए होगा डिवाइड में, x/2। लेकिन नीचे x/2 तो था नहीं, तो बच्चों हमने x/2 से डिवाइड कर दिया, तो साथ के साथ इसमें क्या करना पड़ेगा, x/2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहाँ पर स्क्वायर था तो x² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ x/2 है तो x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये तो बन जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1, ये इसका भी मसाला सेम है, तो ये भी 1 बन जाएगा पूरा, तो 1 का स्क्वायर 1। अब फाइनली हमारे पास बचने वाला है x² डिवाइडेड बाई x²/4, ये आने वाला है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों ऊपर थोड़ा सा, कि x² अपॉन x² बाई 4 बनने वाला है, मतलब ये बन जाएगा 4x² अपॉन x²। x² से x² कैंसिल होकर 4 आंसर आ जाएगा। तो कईयों के पेपर में मैंने एक क्वेश्चन देखा है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी लग रहा है और बाकी के दो फॉर्मूले भी लग रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो इसको तुम दोबारा से देख सकते हो बच्चों। अब करते हैं 18 वाला क्वेश्चन, है ना, सिंपल सिंपल उन्हीं फॉर्मूले पर बेसिस क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। देखो एक्स की वैल्यू सबसे पहले अपन ने पुट करा, हाँ तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना आ रहा होगा बच्चों, 0 आ जाएगा ऊपर, 0 × 0 0 आ जाएगा, और नीचे भी साइन 0 0 आ जाएगा, मतलब 0/0 तो है, तो फॉर्मूला तो लगने वाला है। ऊपर से एक्स कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो a + cos x, और नीचे हो जाएगा बच्चों b × sin x। तुमने फॉर्मूला पढ़ा था कि x अपॉन साइन एक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है बच्चों, 1, मसाला सेम आ रहा है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो अब हमारे पास बच गया a + cos x अपॉन b, और लिमिट क्या चली आ रही थी, x → 0। अब जहां जहां x हो वहां वहां 0 पुट कर दो, तो a + cos 0 अपॉन b, cos 0 की वैल्यू 1, तो a + 1 अपॉन b इसका आंसर आ गया। कर लोगे बच्चों ये वाला। अब यहाँ पर पुट करते हैं ना, x से x को क्या लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। अब x की वैल्यू 0 पुट कर लो इसमें,
तो ये ऊपर वाला तो जीरो हो जाएगा, नीचे वाला कोस जीरो हो जाएगा। कोस जीरो कितना होता है 1, तो 0/1 मतलब जीरो है, तो 0/0 तो नहीं आया, मतलब फिर ये नॉट यूज लिमिट वाला क्वेश्चन बन गया। जब 0/0 आए बच्चों तभी तुम्हारे लिमिट का क्वेश्चन होगा, अदरवाइज सॉरी ये क्वेश्चन तो आते नहीं है पेपर में। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। 20 वाला ना, ये भी मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी लास्ट 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है ये। इनमें क्या करना है बच्चों, देखो साइन एक्स को क्या चाहिए होता है, एक्स चाहिए होता है, नीचे मसाला सेम चाहिए, उसको भी मसाला सेम चाहिए। ठीक है। और जीरो पुट करा अपन ने तो साइन जीरो जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तो ऊपर जीरो आ रहा है और नीचे भी जीरो आ जाएगा। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले को डिवाइड कर रहा हूँ एक्स से, बी एक्स, इसको कौन सा मसाला चाहिए एक्स, तो मैं इसको एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, और एक से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, साइड में बैलेंस बना रहेगा। और नीचे भी क्या चाहिए, साइन को बी एक्स ही है, तो ए एक्स प्लस बी, सॉरी साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स कर दिया। ठीक है। अब बी एक्स से करा तो इधर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बी एक्स। या तुम इतना बड़ा ना करके थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं तुम्हारे लिए। तुम इतना सबको डिवाइड ना करो, केवल तुम किस किस को डिवाइड कर लो, जैसे साइन एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स को क्या चाहिए अपने पास एक्स, तो एक्स से मल्टीप्लाई करो, और एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स से डिवाइड करो, बाकी बी एक्स को ऐसा कैसा लिखे रहने दो। ठीक है। सेम क्या करेंगे, एक्स को ऐसा कैसा रखेंगे, और साइन बी एक्स को क्या चाहिए होगा बच्चों, उसको बी एक्स चाहिए मसाला, तो बी एक्स से मल्टीप्लाई और बी एक्स से डिवाइड कर लो, या डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो। अब ये वाला पूरा पोर्शन तो 1 बन जाएगा, क्योंकि सेम सेम मसाला आ रहा है, ये भी कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो हमारे पास कितना बचने वाला है, ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स। अब दोनों तो सेम आ गए तो कैंसिल आउट कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है ना, ये बेस्ट तरीका है, उसमें भी अलग अलग करना पड़ता, उससे अच्छा है कि इस तरह से अपन सोल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर बच्चों जीरो पुट करो, तो कोसेक जीरो होता है ना, कोसेक जीरो वो होता है इन्फिनिटी, और कोट जीरो भी कितना होता है इन्फिनिटी, नोट डिफाइन होता है। तो देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पढ़ा था अपन एक फॉर्म, तो इन्होंने एक ही क्वेश्चन दिया है ऐसा, और क्वेश्चन नहीं दिए हुए। तो बच्चों जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आए तो तुम्हें क्या करना होता है, इसको एलसीएम लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। ठीक है। एलसीएम कैसे ले लेंगे, बहुत आसान है, साइन एक्स को लिख देंगे 1/cos x, और कोट एक्स को लिख देंगे cos x अपॉन साइन एक्स। ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर कितना हो गया 1 - cos x अपॉन साइन एक्स। अब देखो इसमें लिमिट पुट करके देखो, लिमिट पुट करेंगे तो cos जीरो 1 हो जाएगा, 1 - 1 जीरो हो गया, और नीचे साइन जीरो भी 0/0। 0/0 आते ही अपने पास सारे फॉर्मूले लगने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे साइन एक्स को क्या चाहिए होगा एक्स, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 1 बना दो। अब हमारे पास आ गया 1 - cos x अपॉन एक्स। ठीक है। अब x की वैल्यू फिर जीरो पुट करेंगे, तो cos जीरो 1 होगा, तो 1 - 1 जीरो, नीचे वाला भी 0/0 बन गया। अब इसमें फिर तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन 1 - cos x का फॉर्मूला हमारे पास तो है नहीं डायरेक्ट, तो ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 sin² x/2, अभी लिखा था ना अपन ने, नीचे आ जाएगा x। लेकिन नीचे x से नहीं चाहिए होगा अपने को, तो x/2 का स्क्वायर चाहिए होगा, क्योंकि ऊपर साइन स्क्वायर है, तो इसको x/2 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, और इधर भी कर दो। यहाँ पर 2 से भी करना पड़ेगा, तब जाकर तो x/2 बनेगा बच्चों ये वाला, तो यहाँ पर 2 से कर दिया, तो ये सारा मिलाकर 1 बनने वाला है। क्योंकि ये साइन x/2 का स्क्वायर है, ये भी x/2 का स्क्वायर है, तो ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल इसका आंसर आ रहा है x/2। लेकिन अभी लिमिट पुट करना बाकी है, लिमिट तब तक पुट करना है जब तक x नहीं हट जाता। तो x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे इसमें हम लोग, तो 0/2 करने पर कितना आंसर देता है बच्चों, जीरो, इसका आंसर आ जाएगा फाइनली जीरो। तो इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगा लो, है ना, 20, 21 और 22 को, ये तुम्हारे पेपर में आएंगे। अब वापस मैंने देखो बोला था कि एक्सटेंस टू π/2 आए तब तुम्हें क्या लगाना है, कुछ तरीका लगाना है। अब यहाँ पर भी फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा, 2x π/2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर 0/0 फॉर्म बन जाएगी, नीचे भी जीरो ऊपर भी जीरो, तो यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगने वाला। कौन सा फॉर्मूला नहीं लगने वाला, मैं बता देता हूँ, हालांकि थोड़ा सा जेई टाइप का क्वेश्चन है। 2x इंटू 2x कर सकते थे अपन,
कि मसाला सेम सेम बना दो और इसका आंसर कितना लिख दो 1। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि पाई/2 ऊपर वाले में पुट करने पर तो 0 हो रहा है, लेकिन पाई/2 2x में पुट करने पर 0 नहीं हो रहा। मतलब 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। 0/0 फॉर्म तो इससे बन रही थी। तो तुम ये वाला मेथड यूज नहीं करना है। अब तुम्हें इसकी जगह पर क्या यूज करना है बच्चों, जो मैंने तुम्हें सिखाया था कि तुम्हें x की जगह पर क्या लिखना है, पाई/2 माइनस एच या फिर पाई/2 प्लस एच, ये लिखना है। और लिमिट h टेंस टू क्या लिख देना है, 0। ये तुम्हें इसमें यूज करना है। तो यहाँ यूज करो बच्चों, तो लिमिट h टेंस टू 0, 10 टू x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, पाई/2 माइनस एच। यहाँ भी लिख दो x की जगह पाई/2 माइनस एच माइनस पाई/2 से पाई/2 कैंसिल हो गया। अब ऊपर आ रहा होगा 10, 2 को अंदर भेजो तो पाई-2h अपॉन माइनस एच। अब पाई-2h सेकंड क्वाड्रेंट में है बच्चों, तो माइनस का 10 2h हो जाएगा। नो चेंजिंग लाइन है और माइनस एच, एच से एच कैंसिल हो गया। अब यहाँ एच टेंस टू 0 है तो इसमें पुट करेंगे ऊपर, तो 10 0 0 हो रहा है, नीचे वाला भी 0 हो रहा है। तो अब इसमें तुम्हारा वो फॉर्मूला लग जाएगा मसाले वाला, कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 2h हो जाएगा, और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों मिलाकर तो 1 बन जाएंगे, और इंटू 2 मिलाकर आंसर आ जाएगा 2। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसमें जब भी तुम्हें पाई/2 आ जाए साइड में, तुम्हें ये वाला काम कर देना, स्टार्ट कर देना, बस सिंपल सी बात है। इसे जेई में क्वेश्चंस आए हुए हैं, और हर साल एक क्वेश्चन आता ही है इस कैटेगरी का, है ना। मैंने देखा हुआ है बच्चों, तो तुम्हें इसको छोड़ना नहीं है। तुम्हारे स्कूल का टीचर में होता तो मैं जरूर इस क्वेश्चन को पेपर में देता। अब बच्चों, हाँ, थोड़े से सिंपल क्वेश्चन है डिस्क्रिटिव टाइप के। डिस्क्रिटिव टाइप में तुमसे पूछा जाता है कि लिमिट पता करो, लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट है या नहीं है, या ए और बी और एम और एन की वैल्यू पता करो। तो मेरे हिसाब से तो जो थर्ड टाइप कैटेगरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें ए और बी, एम एन सी डी इनकी वैल्यू पूछी जाती है। ये कैटेगरी मेरे हिसाब से मुझे इंपॉर्टेंट लगी। लेकिन फिर भी बच्चों, तुम्हारा तो कवर करवाना नहीं है एक्सरसाइज, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला है 23 वाला, फाइंड द लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 0 और लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स, इन दोनों की लिमिट निकालनी है। अब इनको डिस्क्रिटिव टाइप के कैसे बोला जाता है? डिस्क्रिटिव का मतलब ये होता है बच्चों, जो इस तरह का ब्रेकेट आता है ना, इस तरह का, इस तरह के ब्रेकेट को हम बोल देते हैं डिस्क्रिटिव टाइप का फंक्शन, जिसका मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू 0 और इक्वल टू 0 से कम, एक्स की वैल्यू 0 और 0 से कम पर 2x+3 यूज करना है, और 0 से ग्रेटर पे तुम्हें ये वाली चीज यूज करनी है। तो जब फंक्शन को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो उस तरह के फंक्शन को बोल देते हैं डिस्क्रिटिव टाइप का फंक्शन। इसका मतलब है जब भी तुमसे लिमिट पूछा जाए, तो तुम्हें लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा कि 0 पर कौन सा फंक्शन लेना है। जैसे मैं बोलूं कि 0 पर कौन सा फंक्शन लेना है, तो ये वाला यूज करना है। 0 से ज्यादा पर ये वाला यूज करना है, 0 से कम पर ये वाला यूज करना है। मतलब 0 और 0 से कम पर ये वाला यूज करना है, और 0 से ज्यादा पर ये वाला यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो हमें जैसे एफ ऑफ एक्स की लिमिट निकालनी है ना, इसको डिटेल में लेके चलते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स। तो बच्चों, इसमें तुम्हारे पास जो लिमिट निकालनी है उसकी दो कैटेगरी है। एक मैंने बताया था, एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक होती है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, a माइनस एच होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट में a में से h माइनस कर देते हैं, और राइट हैंड लिमिट में a प्लस h कर देते हैं। h तो समझ में आ जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0 करने के लिए h करा हुआ है यहाँ पर। लेकिन a क्या चीज है? a बच्चों बेसिकली ये वाली वैल्यू होती है x टेंस टू वाली। लिमिट x टेंस टू a वाली जो वैल्यू होती है उसको a बोल देते हैं। तो इस केस में a कितना आ रहा है, 0। फिर से डिटेल में बताता हूँ कि जब भी इस तरह से डिस्क्रिटिव फंक्शन आता है बच्चों, तो तुम्हें दो कैटेगरी में इस फंक्शन को डिवाइड कर देना है। कौन सी दो कैटेगरी में करना है बच्चों? राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करना है। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और RHL राइट हैंड लिमिट।
ठीक है। इसमें जो x है बच्चों, x उसको लिखना है a माइनस एच, और इधर x को क्या लिखना है, a प्लस एच। इस तरह से लिख देना है। h की जो x की जो लिमिट थी, जैसे लिमिट x टेंस टू a जो भी रहा होगा, उसकी जगह पर तुम्हें क्या लिखना है, लिमिट h टेंस टू जीरो लिखना है। ये दो चेंज करना है बस, x की जगह पर a माइनस एच, a प्लस एच, और x टेंस टू a की जगह h टेंस टू जीरो। डन। तो बच्चों यहाँ पर आ गया, हाँ क्या आ गया, जैसे a की वैल्यू हमें समझ में आ रही है, इसमें तो जीरो है और इसमें वन है, तो यहाँ पर आ जाएगा x जीरो माइनस एच, x जीरो प्लस एच। लिमिट तो वही लगेगी दोनों में, लिमिट h टेंस टू जीरो। अब जीरो माइनस एच का ये मतलब होता है कि जीरो से थोड़ा सा कम। तो जीरो से थोड़ा से कम में कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 2x+3, और x की जगह पर क्या लिखना है, जीरो माइनस एच, या डायरेक्ट माइनस एच भी लिख सकते हो। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों माइनस, अब इसमें h की वैल्यू क्या पुट कर दो, जीरो पुट कर दो। तो जीरो पुट करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, इसका 3 आंसर आ रहा हो। ठीक है। अब सेम काम इधर करो, सेम काम जीरो प्लस एच, एक्स की वैल्यू जीरो से एच ऐड हो रहा है, मतलब थोड़ी ज्यादा हो रही है, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो वाला यूज करेंगे। तो इधर फंक्शन कौन सा आ जाएगा, 3x+1। फंक्शन सिलेक्ट करना आ रहा है ना तुम्हें, जीरो माइनस पर ये वाला यूज करना था, जीरो प्लस पर ये वाला यूज करना है। तो 3x की जगह पर पुट कर देंगे जीरो प्लस एच प्लस वन, और लिमिट कौन सी लगाएंगे, h टेंस टू जीरो। तो h की वैल्यू यहाँ जीरो पुट करने पर इसका आंसर आ रहा है 3। मतलब दोनों के आंसर 3 3 आ गए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस पूरे का आंसर 3 आने वाला है। अगर एक का आंसर 3 और एक का आंसर 4 आ रहा होता, तो हम बोलते कि लिमिट नॉट एग्जिस्ट है। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो लिमिट एग्जिस्ट है। तो यहाँ लिखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट है, और इस एग्जिस्टेंस लिमिट का आंसर कितना है, 3 है। ठीक है। ये क्लियर हो रहा है बच्चों। जैसे मैं इसको रब करके तुम्हें x टेंस टू वन वाला करवाता हूँ, है ना, इससे तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अब लिमिट x टेंस टू वन में एफ ऑफ एक्स की अपने पास दो कैटेगरी करने वाले हैं बच्चों हम लोग। पहली कैटेगरी में लिखेंगे LHL, दूसरे में लिखेंगे RHL। x की जगह पर लिखेंगे a माइनस एच, ए की वैल्यू कितनी है, वन, तो वन माइनस एच, RHL में वन प्लस एच। लिमिट h टेंस टू जीरो लगा देंगे, इधर भी लिमिट h टेंस टू जीरो लगा देंगे। मुद्दे की बात क्या है, यहां से सुनो। अब x की वैल्यू आ रही है वन माइनस एच, वन से थोड़ा सा कम। तो ये वन से थोड़ा सा कम क्या ऊपर वाले में आएगा या नीचे वाले में आएगा, तो बच्चों नीचे वाले में आएगा। क्योंकि ये ऊपर वाला तो कब आता जब जीरो से कम और इक्वल लेना होता, लेकिन जीरो से बड़ा लेना हो, मतलब वन माइनस एच तो किससे ग्रेटर आ रहा होगा, 0.99 के आसपास आ रहा होगी कोई वैल्यू। तो जीरो से ग्रेटर ही हुई, मतलब ये वाला फंक्शन सिलेक्ट करना है तुम्हें। तो 3x+1 लेना है, और वन प्लस एच का मतलब हुआ वन में कुछ ऐड करना है, तभी जीरो से बड़ा होगा, तो ये वाला फंक्शन यूज करना है। तो 3x+1, एक्स की जगह पर क्या पुट करना है, यहाँ पर वन माइनस एच प्लस वन, और एच की वैल्यू जीरो पुट करेंगे बच्चों तो 6 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक्स की जगह पर वन प्लस एच पुट करना है प्लस वन, और एच की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और उन दोनों का आंसर कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। हो सकता है अभी धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे और वहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। तो बच्चों मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में इस क्वेश्चन को समझा दिया है। आगे के क्वेश्चन इससे थोड़े से आसान है। जैसे तुम्हें पढ़ना है कि अभी डिस्क्रिप्टिव टाइप का फंक्शन हो गया बच्चों, अब तुम्हें यहाँ पर करना है क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स। तो समझ लो यहाँ पर तुम्हें एक तो लगाना है LHL लिमिट, इसको तुम अच्छे से दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, स्कूल में जैसे लिख कर आते हो, RHL लिमिट। एक्स की जगह पर क्या लिखना है तुम्हें, वन माइनस एच, क्योंकि यहाँ वन आ रहा है ए, सॉरी यहाँ पर वन प्लस एच। अब बच्चों यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो तो लगाएंगे सही, हम लोग फिक्स है वो, तो दोनों तरफ लिमिट कौन से लगाए थे, एच टेंस टू जीरो। लेकिन फंक्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे, तो वन से थोड़ा से कम पर तो ये फंक्शन आ रहा है कि वन के इक्वल, और वन से कम पर ये फंक्शन सिलेक्ट करना है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन करना है, और एक्स की जगह पर क्या पुट करना है, वन माइनस एच का स्क्वायर माइनस वन, और एच की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो।
इधर 1 + h पर ये फंक्शन सिलेक्ट करेंगे, तो -x² -1, x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 1 + h का होल स्क्वायर -1, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो -2 आंसर आ रहा हो। तो बच्चों क्या ये LHL और RHL इक्वल आए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं आ रही है, मतलब ये नॉट एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसका आंसर कुछ नहीं होने वाला, बस इसका आंसर आएगा नॉट एग्जिस्ट। अगर LHL RHL इक्वल आ जाती तो आंसर एग्जिस्ट कर रहा होता, और आंसर जो इक्वल आ रहा होता वो आंसर लिखते थे। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 25th वाला। 25th और 26 सेम ही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, वो फिफ्थ में मोड एक्स अपॉन एक्स है और वहां एक्स अपॉन मोड एक्स लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन समझते हैं कि तुम्हें लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू 0 पर, और डिस्क्रिटिव टाइप का फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर बच्चों तुम एक चीज देख पा रहे होंगे कि x = 0 पर ये फंक्शन लेना है, और x की वैल्यू जब 0 नहीं हो, 0 से ग्रेटर या 0 से स्मॉल हो, तब तुम्हें ये वाला फंक्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स लिखा, इसमें दो कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, एक LHL लिमिट लिख दिया, एक RHL लिमिट लिख दिया। LHL लिमिट में कितना हो जाएगी, x की जगह पर 0 - h, RHL में हो जाएगी 0 + h। ठीक है, तो अब यहाँ पर फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, है ना, लिमिट तो लगा देंगे h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन आ रहा होगा 0 से थोड़ा सा कम, तो ऊपर वाला फंक्शन सेलेक्ट करना है। अब ये भी देखो साथ के साथ कि x की वैल्यू क्या आने वाली है, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आने वाली है, 0 से कम पर। ठीक है, 0 से कम पर इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, और 0 से ज्यादा पर क्या आने वाली है। तो सबसे पहले तो फंक्शन लिख लेते हैं, मोड एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है, और थोड़ा सा, कि मोड 0 से कम पर पॉजिटिव ओपन होता है, नेगेटिव ओपन होता है। तो बच्चों अगर x की वैल्यू 0 से कम है, x <0 है, तो मोड कैसे ओपन होता है, -x की तरह। और मोड x पॉजिटिव x की तरह होगा अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो अपन 0 के लिए ओपन कर रहे हैं, तो मोड x कैसे ओपन कर देंगे, -x, और नीचे कितना हो जाएगा x, नीचे वाला तो सेम रहेगा। और 0 + के लिए मोड x कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव x और नीचे वाला x। तो तुम यहाँ वैल्यू पुट करो x की, या बिना वैल्यू पुट करे कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसका आंसर -1 आ रहा है, और एक कैंसिल आउट होकर इसका आंसर 1 आ रहा है। तो क्या दोनों एग्जिस्ट कर पा रहे हैं बच्चों, नहीं, LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं हो रहे, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, नॉट एग्जिस्ट होगा इसका आंसर। कैसे करा मैंने, सेम, x <0 का मतलब है नेगेटिव ओपन होगा मोड, तो नेगेटिव लिख दिया, x <0 का मतलब है पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव मोड लिखकर कैंसिल आउट कर दी। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में पूछे जाने वाला है, 25th या 26 में से एक क्वेश्चन आता है। तो मैं और एक मोड का और करवा देता हूँ, है ना, इसमें भी बच्चों दो कैटेगरी के क्वेश्चंस बनेंगे, वही LHL करेंगे और RHL करने वाले हैं। x की जगह पर एक जगह तो लिखेंगे 5 - h और 5 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर फंक्शन का सिलेक्शन देखेंगे कैसे होने वाला। अब 5 - h का मतलब है 5 से थोड़ा सा कम। अब 5 से थोड़े से कम में मोड x पॉजिटिव ओपन होगा, नेगेटिव होगा, मान लो 4.99 हुआ, तो 4.99 में तो मोड क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव ही ओपन होगा, तो x - 5 लिख देंगे। और 5 + पर भी कितना होगा, पॉजिटिव ओपन होगा, तो यहाँ पर x - 5 लिख देंगे। ये समझ में आ रहा है बच्चों तुम लोगों को, वहां पहले 0 था, तो 0 से कम पर नेगेटिव होता है और 0 से प्लस पर पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस माइनस में ओपन हो रहा है। लेकिन 5 से ज्यादा पर भी पॉजिटिव होता है, 5 से थोड़े कम पर भी पॉजिटिव होता है, इसलिए दोनों केस में ये मोड पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, 5 - h -5, यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट कर दो, 5 + h -5, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, -h और h। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इक्वल नहीं आ रहा, नहीं इक्वल आ रहा है बच्चों, क्योंकि अभी हमें h की वैल्यू पुट करना है। h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0। इसका मतलब ये हुआ कि LHL और RHL आपस में इक्वल आ गई, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर चुकी है बच्चों, और उसका आंसर कितना आने वाला है, 0 आंसर आने। ठीक है, अब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहे मेरे हिसाब से, एक या दो क्वेश्चंस और हैं।
उनको करते हैं। एक मोड और वाला करवा देता हूँ ताकि तुम्हारे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर केवल 2 क्वेश्चन बचेंगे हमारे जो इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है बच्चों, एक ही तुम्हें वैल्यू ढूंढनी है जहां पर फंक्शन एग्जिस्ट करता। तो फंक्शन एग्जिस्टेंस की बात आए तो तुम्हें ये फंक्शन कहाँ पर चेंजेस हो रहा है डिस्क्रिप्टिव में, 0 पर। तो तुम्हें सबसे पहले 0 पर ही चेक करना है कि 0 पर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर ये 0 पर एग्जिस्ट कर रहा है, बस ये तुम्हें देखना है। अदरवाइज एक्स की वैल्यू 0 से कम पर तो सब जगह पर एग्जिस्ट करेगा, एक्स की वैल्यू 0 से ज्यादा पर तो सब जगह एग्जिस्ट करेगा। फंक्शन कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों, जहां पर वो चेंज हो रहा होता है, बस तुम्हें उसी जगह पर देखना है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रही है, 0 पर चेंज हो रही है। तो बस तुम्हें 0 पर देखना है और कहीं नहीं देखना। बाकी जगह लिख देना है कि सब जगह एग्जिस्ट होगा। तो बस इसका आंसर या तो रियल नंबर में से 0 को हटाना होगा, या इसका आंसर रियल नंबर आएगा। है ना, बस दो ही केस होने वाले, या तो 0 एग्जिस्ट करने दे रहा होगा या नहीं करने दे रहा होगा। अगर करने दे रहा होगा तो इसका आंसर रियल आ जाएगा कि सब जगह एग्जिस्ट होगा, और नहीं करने दे रहा होगा तो रियल में से 0 को हटा देंगे और उतना आंसर आ रहा होगा। तो इन दोनों में से देखते हैं कौन सा आंसर ठीक आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने इसके 2 केस बनाए फिर से। हाँ, LHL लिमिट और RHL लिमिट। और एक्स की जगह पर, ए की जगह पर मैं 0 चेक कर रहा हूँ, तो 0 - h और 0 + h। वही सेम केस लगा देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। 0 - h का मतलब हुआ 0 से थोड़ा सा कम। 0 से थोड़े से कम पर ये पॉजिटिव ओपन होगा बच्चों, या नेगेटिव ओपन होगा। कैसे ओपन होगा ये, नेगेटिव ओपन होगा। कैसे ओपन होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस का x प्लस का 1। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, 0 प्लस पर ये आ रहा होगा तो प्लस का x माइनस का 1। यहाँ तक क्लियर है। अब x की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, -0 - h, मतलब -h प्लस का 1। तो ये हो गया h+1। h की वैल्यू 0 पुट कर दो तो 1 आ गया। इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 0 + h, मतलब h-1। h की वैल्यू 0 पुट करी तो -1। क्या दोनों इक्वल इक्वल आ रहे हैं बच्चों, तो नहीं आ रहे। मतलब तुम्हें अब क्लियर समझ में आने लगा है कि LHL और RHL इक्वल नहीं है। मतलब लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। कहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एट x = 0 पर। तो इसका आंसर होगा कि 0 पर नहीं कर रही, बाकी सब जगह तो करने वाली है। तो इसका आंसर आ रहा होगा R - 0। एक कर्ली ब्रैकेट इसलिए लगा देते हैं कि इसमें से 0 हटा दिया, ये वाला आंसर नहीं होगा। तो एक ही वैल्यू पता करनी थी, तो a बिलोंग्स टू ये आ जाएगा R - 0। मतलब 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, बाकी सब जगह पर एग्जिस्ट करेगी। तो ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 28 पर आते हैं। 28 में बोल रखा है कि जो लिमिट एक्सटेंस टू 1 है वो f(1) के इक्वल है। 1, f(1) के इक्वल होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैं LHL लिमिट निकालूंगा, है ना, ऐसे लिखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसके दो मीनिंग हुए, है ना। यहाँ से फंक्शन में यहीं से उठा लेता हूँ। इसके दो मीनिंग हुए कि इसका LHL = RHL हो रहा होगा। तभी तो कोई लिमिट किसी फंक्शन के इक्वल हो रही होगी। अगर LHL RHL ही इक्वल नहीं हुआ तो कैसे किसी के इक्वल होगा। मान लो दो चीजें इक्वल होती तो तभी तो अपन आंसर 3 या 4 लिखते हैं, या अदरवाइज क्या लिख देते हैं कि नोट एग्जिस्ट। नोट एग्जिस्ट में आंसर तो नहीं आता। लेकिन उन्होंने बोल रखा है कि f(x) की वैल्यू f(1) के इक्वल आने वाली है, मतलब वो एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है बच्चों, तो तुम्हें LHL वाली लिमिट निकालकर f(1) के इक्वल करना है, और RHL वाली लिमिट निकालकर उसको भी किसके इक्वल करना है, f(1) के। ये वाला केस लगाएंगे। तो बच्चों में LHL लिमिट निकालता हूँ सबसे पहले। LHL लिमिट में x की जगह पर क्या पुट करूंगा मैं, 1 - h। और RHL लिमिट भी निकाल लेते हैं, है ना, दोनों को साथ साथ ही कर लेते हैं। उसमें x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 1 + h। और लिमिट h टेंस टू 0 लगा लेते हैं। तो 1 - h का मतलब है ये वाला केस लेंगे, a + bx। और x की जगह पर क्या पुट करेंगे बच्चों, 1 - h। h की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो a + b आ जाएगा। RHL लिमिट में क्या करने वाले हैं अपन, 1 प्लस पुट करेंगे,
मतलब बी माइनस ए 1 + h, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो b माइनस ए। तो एक तो LHL और RHL आपस में इक्वल होने वाली है, और एक को f(1) मतलब x की वैल्यू 1 पुट करने पर 4 के इक्वल होने वाली है। मतलब LHL जो लिमिट होगी बच्चों, वो f(1) के इक्वल होगी। तो LHL का तो आंसर कितना है a+b, और f(1) का आंसर कितना आ रहा है 4। RHL लिमिट भी आपस में इक्वल होगी f(1) के, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा b माइनस ए इक्वल टू 4। और LHL और RHL भी आपस में इक्वल होगी, तो a+b और b माइनस। तो यहाँ से भी तुम कुछ कुछ कर सकते हो। मान लो b से b कैंसिल हो गया, तो यहाँ से a की वैल्यू 0 आ गई, 2a इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी तुम्हारा क्लियर हो रहा है कि a की वैल्यू 0 आ रही है, और a की वैल्यू इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने से b की वैल्यू 4 आ जाएगी। या तुम इन दोनों को ही आपस में सोल्व करके भी a और b की वैल्यू निकाल सकते थे। तो a और b की वैल्यू आ गई 0 और 4। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि LHL RHL तो इक्वल होगी, और वो दोनों आपस में इसके भी इक्वल होगी। ठीक है बच्चों, अब अपन एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, 32 वाला। 32 में क्या है, हमें m और n की वैल्यू पता करनी है इंटीजर में। डज बोथ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एंड एक्सटेंड्स टू 1 एग्जिस्ट करता है, मतलब दो चीजें एग्जिस्ट कर रही है। तो फंक्शन देखो दो जगह पर डिस्क्रिटिव हो रहा है, एक तो 0 पर चेंज हो रहा है और एक 1 पर चेंज हो रहा है। तो हमें दोनों जगह पर इसका आंसर निकालना है। तो मैं सबसे पहले LHL RHL निकाल लेता हूँ एक्सटेंड्स टू 0 पर। LHL और RHL निकाल लेते हैं एक्सटेंड्स टू 0 पर। तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच, ये हो जाएगा 0 + h। यहाँ लिमिट किसी के इक्वल नहीं दी हुई, इसमें से अपने को LHL RHL को ही इक्वल करना पड़ेगा बस। तो 0 माइनस पर कौन सा आ रहा होगा, एक्सटेंस टू 0 पर ये वाला फंक्शन आ रहा है। यहाँ लिख देंगे m। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x² की जगह पर क्या पुट कर दूंगा मैं, 0 माइनस एच मतलब माइनस एच का स्क्वायर प्लस n, और लिमिट h टेंस टू 0 लगाएंगे बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा n, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। अब 0 प्लस पर 0 से बड़ा ये वाला यूज करेंगे, तो 0 प्लस पर कितना आ रहा होगा n, 0 + h प्लस m, या h भी लिख सकते हो। और लिमिट h टेंस टू की वैल्यू 0 पुट करने पर इसका आंसर आ जाएगा m। मतलब यहाँ से दो चीजें इक्वल आ गई, n इज इक्वल टू m, क्योंकि दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो इक्वल इक्वल होगा। अब f(x1) भी एग्जिस्ट करता है, तो f(x1) एग्जिस्ट करता है, इसके लिए भी देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले वही LHL RHL लगाएंगे बच्चों। तो x की जगह पर पुट कर देंगे 1 माइनस एच। 1 से थोड़ा सा कम का मतलब है ये फंक्शन यूज में करना है, तो x की जगह 1 माइनस एच प्लस एम पुट कर देंगे। लिमिट h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो n प्लस एम आ रहा होगा। RHL देखते हैं, RHL का मतलब है 1 + h पुट करना है। 1 + h का मतलब ये वाला फंक्शन यूज में करेंगे, और h टेंस टू 0 पुट कर दो। 0 पुट करेंगे तो यहाँ से भी n प्लस एम आ गया। इसका मतलब यहाँ से क्या निकल कर आया, n प्लस एम इज इक्वल टू n प्लस एम। तो इसका मतलब हुआ कि n और m की कोई भी वैल्यू पुट करो, इसका मतलब है n और m की कोई भी वैल्यू पुट करो, लेकिन दोनों इक्वल इक्वल वैल्यू पुट करनी है। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, m और n की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, बिलोंग्स टू इंटीजर। लेकिन एक कंडीशन है कि m इक्वल टू n होना चाहिए, m इक्वल टू n होना चाहिए, और m और n की कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट कर सकते हो। तो तुम्हारा आंसर लिखना चाहो तो ये वाला आंसर लिख देना। तो बच्चों बहुत बहुत अच्छा लगा। अगर तुम चाहते हो कि नेक्स्ट भी तुम्हें चाहिए कौन सा वाला डेरिवेटिव वाला पोर्शन, तो तुम मेरे को बोल देना, मैं तुम्हें डेरिवेटिव वाला पोर्शन का भी वीडियो बनाकर भेज दूंगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।